हेलो एंड वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अकाउंटेंट्स एजुकेटर। वेलकम्स यू ऑल एट मैग्नेट ब्रेन्स वेयर यू गेट एब्सोल्युटली फ्री एंड 100% क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम के तो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो केजी से लेकर क्लास 12 तक के भाई सारे कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड कराते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर, हमारे ही चैनल पर। तो बस आपको प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासेस चैप्टर वाइज देखनी है, आपको सारे सब्जेक्ट की सारी क्लासेस आराम से मिल जाएगी। अलॉन्ग विद दैट यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो भाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा दी हुई रहती है, आप कभी भी जाकर वहां से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो देखा जाए तो भाई आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है यदि आप अपनी लर्निंग को एनहांस करना चाहते हैं और बिल्कुल फ्री में क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते हो तो। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है, राइट। चैप्टर नंबर 4 जो हमारा है क्लास 11 का, दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दैट वी हैव कंप्लीटेड। अलोंग विद दैट हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, वो क्लास आपने अटेंड कर ली होगी। यदि नहीं करिए तो भाई देख लेना, एमसीक्यूज भी मैंने आपको करवाए हैं, वहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाले। अलॉन्ग विद दैट मैंने आपको चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन कराया है, कॉन्सेप्ट वाइज सारे टॉपिक्स कवर किए, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए। छोटा सा चैप्टर था पर मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में अच्छे से समझा दिए। तो आई होप सारी क्लासेस देख ली होगी। यदि देख लिए तो फाइनली आ जाओ, क्योंकि आज हम प्रैक्टिस क्या करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो बिल्कुल इसे मिस मत करना, सारे क्वेश्चन देखो। यदि आंसर बन जाते हैं तो समझ लेना कि आपका जो 4th चैप्टर है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है, आपने अच्छे से पढ़ लिया है। और यदि कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है सो डोंट वरी, उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से पढ़ लेना, क्लासेस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, क्लासेस कहीं नहीं जाएंगे, वहीं के वहीं रहेंगे, कभी भी देख लेना। लाइक शेयर कर लिया करो तो क्या होगी, सेव रहेगी, सेव करके रख लिया करो, ठीक है। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली क्लास को हम स्टार्ट करें। कर दिया सभी ने, लाइक शेयर कर दिया पक्का। तो चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपके लिए वेरी शॉर्ट टाइप्स वाले क्वेश्चंस लेके आई हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। भाई इस तरीके से आपसे एक्सप्लेनेशन भी पूछा जा सकता है ना। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए, देखा जाए तो दोनों बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए, बट फिलहाल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। तो बता दो, जस्ट अभी हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया है ना, नया नया ही चैप्टर पढ़े, तो आंसर तो आई होप आपको पता होगा क्या होती है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। डियर स्टूडेंट्स, यदि पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं पता तो लेट मी एक्सप्लेन यू। जैसे कि आपको पता है पर हमारी जो सारी कंपनीज होती हैं या हमारे जो बिजनेस होता है वहां पर हम क्या करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग को करने के दो तरीके या दो बेसिस होते हैं, एक होता है कैश बेसिस, एक होता है अक्रूरल बेसिस, है ना। कैश बेसिस में बेसिकली हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब यदि आपने कैश रिसीव किया या कैश को आपने पे किया तो ही रिकॉर्ड करोगे। यदि कोई चीज उधार पे, दैट मींस यदि आपने क्रेडिट पे कोई चीज की है तो वो ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्लियर, समझ गए। तो अब आंसर आ जाएगा क्या याद, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब जल्दी से बता दो क्या होता है। चलो थोड़ा सा हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर है, 3-4 लाइन में आपको आंसर लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। Under this basis, income are not recorded unless they are received in cash. जब तक कि आपको कैश रिसीव नहीं हो जाता तब तक आप एज अ इनकम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, है ना। जब कैश मिल जाएगा तभी उसको इनकम मानोगे और तभी रिकॉर्ड करोगे, जब तक कैश नहीं मिलेगा उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। सिमिलरली वैसे ही ठीक उसी प्रकार एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर पेड इन कैश। एक्सपेंसेस को तभी रिकॉर्ड करोगे जब आप उसको कैश में पे कर दोगे। यदि आपने कैश में पे नहीं किया, अभी तक आउटस्टैंडिंग है, तो भाई फिर उसको आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यदि फॉलो कर रहे हो तो फिर आप अकाउंट्स पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। समझ गए, यही होता है आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सिंपल, ठीक है, सिंपल सी चीज थी, क्लियर हो गई, राइट। चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे या आपसे पूछ रहा है व्हाट इज अक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब आपको बताना है कि अक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। जस्ट अभी हमने कैश वाली देखी, अब अक्रूरल वाली बता दो कि ये क्या होती है। अभी मैंने बताया दो तरीके के मतलब 2 तरीके होते हैं आपके पास अकाउंटिंग करने के। कैश तो हमने अभी समझ लिया। अक्रूरल बेसिस में क्या हो रहा है
कैश वाले ट्रांजैक्शन तो करेंगे ही सही, लेकिन यदि कोई ऐसे ट्रांजैक्शन है जो कैश में नहीं हो रहे, भाई अब हर बार बिजनेस सारे ट्रांजैक्शन कैश में तो करता नहीं है, जरूरी नहीं उसके पास बहुत पैसा होगा या उसके पास हमेशा कैश की पोजीशन अच्छी रहेगी तो हमेशा लेन देन अपने कैश में ही करेगा। भाई छोटे मोटे बिजनेस हो तो कर भी लेगा, पर जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, जो करोड़ों में जिनका अमाउंट, करोड़ों में जिनके ट्रांजेक्शन चलते हैं, उनके पास इतना कैश हर वक्त अवेलेबल नहीं होता कि वो करोड़ों में ट्रांजेक्शन कर लें। इसलिए वो क्या करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं, भाई उधारी पे करते हैं। तो भाई जरूरी है कि उनकी उधारी के ट्रांजेक्शन की भी तो रिकॉर्डिंग हो, वरना आप रियल पोजीशन कैसे दिखा पाओगे। तो वही आपका एक्रूलर बेसिस जो कह रहा है कि कैश और क्रेडिट दोनों ही ट्रांजेक्शंस की क्या करो, रिकॉर्डिंग करो। समझ गए? क्लियर? एक्सप्लेन कर दिया। अब देख लेते हैं आंसर इसका क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज वाला है ना। ये रहा इसका टेक्निकल लैंग्वेज वाला, क्या बोल रहा है, अंडर दिस बेसिस इनकम आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न्ड और अक्रूड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। भाई कैश चाहे आपको मिले चाहे ना मिले, आपको तो रिकॉर्ड करना ही है कि भाई इनकम हो गई मतलब हो गई, कैश मिला नहीं मिला वो मत देखो। जैसे कि सेल मेड ऑन क्रेडिट, जैसे आपने सेल्स करी, सपोज ये पेन बनाती हूँ मैं, आपको पता है मेरी पेन की कंपनी है, राइट। तो यदि मैं ये पेन क्या करती हूँ, सेल करती हूँ, उधार पे कर रही हूँ चाहे कैश पे कर रही हूँ, मैं सब कुछ क्या करूंगी, रिकॉर्ड करूंगी, राइट। विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल सेल ऑफ द पीरियड। मेरी टोटल सेल्स में यदि मैंने उधार पे जो सेल्स करी है वो भी रिकॉर्ड होगी, और यदि कोई सेल्स मैंने कैश पे करी है तो वो भी रिकॉर्ड होगी। Similarly, expenses are recorded when they are incurred or become due and not when the cash is paid for them। मतलब कि यदि आपके कोई खर्चे भी हैं, एक्सपेंसेस भी हैं, तो जरूरी नहीं है कि जब आपने मतलब कैश पे कर दिया हो तभी रिकॉर्ड करोगे। नहीं भी किया, आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल का रेंट मैंने अभी तक नहीं दिया, खर्चा है वो मेरा पिछले साल का पर अभी तक नहीं दिया, तब भी मैं क्या करूंगी, इसको रिकॉर्ड करूंगी। तो ये क्या हो गया, अक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? समझ आ गया? सिंपल सी दो बेसिक होते हैं आपके, बेसिस होते हैं किसके, अकाउंटिंग के, जिसे हमने दोनों को डिस्कस कर लिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकते हैं, दोनों में डिफरेंस, दोनों में मीनिंग, दोनों का व्हाटएवर, कुछ भी पूछे आपको बस ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो सब पूरा आपका चैप्टर है वो इन दोनों पर ही बेस्ड है, छोटा सा चैप्टर था, ठीक है। समझ आ गया ना मीनिंग? चलो बढ़िया है। तीसरे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, इन विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर नॉट रिकॉर्डेड। बस इतना बता दो कि कौन सी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप रिकॉर्ड नहीं करते हो। यदि आपने प्रीवियस के जो अभी दो क्वेश्चन मैंने बताए थे ना, ये अभी पहले और दूसरे, यदि वो अच्छे से समझ लिए थे, है ना, जस्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किया, यदि वो अच्छे से समझ लिए थे, वो यदि आपको समझ आ गए, वो कॉन्सेप्ट यदि आपको बन गए, तो ये तो बाएं हाथ का खेल है, ये तो बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। बता दो कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करते हो, बता दो मुझे। सिंपल सा आंसर है भाई, आउटस्टैंडिंग मतलब जैसे कि खर्चा है कोई पुराने साल का है जो मैंने अभी तक नहीं दिया, उसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। तो वो आप कौन सी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एंटर नहीं करते हो, ये आपको बताना है। बता दो भाई, सिंपल क्वेश्चन है, बस माइंड और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बताओ कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। भाई कैश बेसिस में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कैश वाले ट्रांजैक्शन। यदि आपने खर्चा पे करा है कैश में तो रिकॉर्ड करोगे, पिछले साल का नहीं किया, अभी तक कैश नहीं दिया, पिछले साल का किराया अभी तक आपने कैश में पे नहीं किया, तो भाई यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस या फिर इनकम अक्रूड हो गई आपकी, या अक्रूड इनकम है, इन सब की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की जाती। क्लियर? समझ गए ना अच्छे से? चलो, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम मूव करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, राइट टू एडवांटेजेस ऑफ अक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो, अक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो हमने पढ़ा है, जस्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया 2 मिनट पहले ही। उसके अब आपको बताने हैं एडवांटेज, क्या फायदे, क्या बेनिफिट हैं इसके। एडवांटेज बता दो, वो भी मात्र कितने, 2, सिर्फ 2 पूछा है क्योंकि वेरी शॉर्ट वाला है तो 2 ही पूछेगा, है ना। बता दो, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा यदि वेरी शॉर्ट वाला है तो बता दो कौन से एडवांटेजेस हैं अक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। भाई एडवांटेज तो उसके बहुत सारे हैं, बता दो 1-2, कहीं कोई तो बता दो, 2-3 ही बता दो, कैसे बता दो, जल्दी बताओ क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं भाई अक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के। मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है इसका पहला एडवांटेज ये होना चाहिए कि भाई हमें से प्रॉफिट की पोजीशन पता लग जाती है, ट्रू प्रॉफिट की पोजीशन, है ना। ट्रू प्रॉफिट या ट्रू हमारा जो लॉस है, जो भी है, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन हम बना सकते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में, यदि याद होगा तो। एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताए थे, अब बताओ क्या होंगे। चलो थोड़ा सा हम इधर ही डिस्कस कर लेते हैं। छोटे छोटे प्यारे से 2 आपके एडवांटेज हैं। क्या है, इट डिस्क्लोज ट्रू प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। भाई आपका सही प्रॉफिट और लॉस आपको समझ में आ जाएगा यदि आप एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे होगे तो, ठीक है।
समझ गए? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें आप आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस हर चीज की रिकॉर्डिंग करते हो, हर चीज का एडजस्टमेंट करते हो, इसलिए आपको आपकी ट्रू पोजीशन दिखती है। क्लियर? समझ गए? फिर आपका सेकंड है, इट इन्वॉल्व द मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, इट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। क्या मतलब हो गया इसका? मैचिंग प्रिंसिपल कैसे फॉलो करता है? क्योंकि इस वाले बेसिस में या इस वाली बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम क्या कर रहे हैं? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड हर चीज की एंट्री कर रहे हैं। इस साल का खर्चा भाई इसी साल हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वेट नहीं कर रहे कि इस साल का खर्चा जब भी रिकॉर्ड करेंगे जब कैश में हम पे कर देंगे, है ना। वेट नहीं करते कि जब खर्चा इस साल का जब हम कैश में पे कर देंगे जब भी रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा वेट नहीं करते। इस साल का खर्चा है, कैश हमने दिया चाहे नहीं दिया, हम इसी साल रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? हम क्या करेंगे? इसी साल रिकॉर्ड करेंगे, वेदर वी हैव पेड द कैश फॉर आवर एक्सपेंसेस और नॉट, ये हम नहीं देखते। क्लियर? तो ये क्या हो गया भाई? मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? ये तो कहता है कि आपके इस साल के जो रेवेन्यू है वो मैच होने चाहिए आपके इस साल के एक्सपेंसेस से। समझ रहे हो? इस साल के जो आपके क्या है रेवेन्यू है, इस पर्टिकुलर ईयर के जो रेवेन्यू है वो किससे मैच होने चाहिए? इसी साल के एक्सपेंसेस से। क्लियर? इसी साल के एक्सपेंसेस से, राइट? तो यदि मान लो इस साल का आपने एक्सपेंसेस नहीं दिए तो आप कैश में तो रिकॉर्ड ही नहीं करोगे। यदि मान लो ये एक्सपेंस आपने अगले साल किए, कैश आपने अगले साल पे किया, तो कैश, यदि आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करोगे तो आप क्या करोगे? ये एक्सपेंसेस को अगले साल दिखाओगे, क्योंकि अगले साल कैश मिल रहा है तो अगले साल दिखाओगे। लेकिन यदि अक्रूवल बेसिस कर रहे हो तो भाई कैश मिला नहीं मिला, एक्सपेंसेस इस साल के तो आप इसी साल रिकॉर्ड कर दोगे। ठीक है? इस साल के रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करोगे, इस साल के एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करोगे, और दोनों क्या होने चाहिए? मैच होने चाहिए। यही आपका क्या कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल कहता है। मैंने आपको स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ाए थे प्रिंसिपल्स, राइट? आई होप आपने देखे होंगे। तो यही कहता है आपका मैचिंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पे यदि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हो तो इसका एडवांटेज क्या है कि आपका ये जो प्रिंसिपल है ये फॉलो हो जाता है, ये प्रिंसिपल आपका वॉयलेट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये प्रिंसिपल आपको फॉलो नहीं हो पा रहा हो, ये प्रिंसिपल बिल्कुल फॉलो होता है, क्योंकि एक्सपेंसेस हम शो करते हैं, भले आपने खर्चा में मतलब पैसे आपने कैश आपने पे किया हो चाहे ना किया हो, आप एक्सपेंसेस दिखा दोगे। क्लियर? समझ आ गया? चलो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। Which basis of accounting is recognized under the Companies Act 2013? भाई कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कौन सा जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो आपको बताया गया है कि आपको फॉलो करना है। आपको इन द सेंस जो कंपनीज है ना, जो कंपनीज है, बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कौन सा वाला अकाउंटिंग या कौन सा वाला बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहा गया है फॉलो करने के लिए अंडर कंपनीज एक्ट 2013? बता दो। दो है आपके पास बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जाहिर सी बात है, एक कैश और एक अक्रूवल। तो दोनों में से कौन सा आपकी जो कंपनीज एक्ट है ये बताती है फॉलो करने के लिए कहती है? बता दो। सिंपल है, बहुत सिंपल सा जवाब है। आई नो इसका आंसर तो आपको पता होगा, पता है ना? बता दो इसका फिर आंसर क्या है फटाफट से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्यों भला कंपनीज एक्ट 2013 में अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही जगह दी गई है, कैश बेसिस को जगह नहीं दी गई है? इसलिए क्योंकि कैश बेसिस में यदि आप फॉलो करोगे या कंपनीज फॉलो करेंगी तो अपने ट्रू पोजीशन नहीं दिखा पाएंगे, अपना ट्रू प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन यदि वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करेंगी तो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रू अपना प्रॉफिट का परफॉर्मेंस जो भी है वो सब कुछ सही तरीके से शो कर पाएंगी। क्लियर? तो इसलिए कंपनीज एक्ट में साफ कहा गया है कि भाई जितनी भी कंपनीज है क्या फॉलो करेंगी? ये वाला अकाउंटिंग या ये वाला बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करके अपने अकाउंट्स बनाएंगी, कैश बेसिस से नहीं बनाएंगी। क्लियर? तो फिर कैश बेसिस से कौन बनाएगा ये बता दो। जब कंपनी सारी इससे बनाएंगी तो फिर भाई कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से बनाएगा कौन? ये भी मुझे बता दो फटाफट से कि फिर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन बनेगा। जल्दी कमेंट्स में मुझे फटाफट से बता दो इसका आंसर कि फिर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कौन फॉलो करेगा। ये मुझे आंसर कमेंट्स में चाहिए, फटाफट से कमेंट्स में आंसर लिख दो। ठीक है, फटाफट आपको आंसर लिखना है। चलो मैं आंसर भी बता ही देती हूँ, जिसने आंसर लिख दिया हो, ठीक है, जिसको पता हो जल्दी से कमेंट में लिख देना। बाकी इसका आंसर ये है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कंपनीज यदि फॉलो नहीं करती है तो कौन करते हैं? जो एनजीओज होते हैं, जो आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्हें प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें प्रॉफिट से ही मतलब नहीं है, तो फिर वो ट्रू प्रॉफिट दिखा के करेंगी क्या, है ना? क्योंकि ट्रू प्रॉफिट आपको इस वाले बेसिस में समझ में आता है, कैश बेसिस में आपको ट्रू प्रॉफिट दिखता ही नहीं है। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जब उनको प्रॉफिट का मतलब ही नहीं है, जब उनको प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, तो फिर प्रॉफिट दिखाने से क्या मतलब? इसलिए वो क्या फॉलो करती है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कौन? ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉन प्रॉफिट के मोटिव से चलती है, मतलब जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि समाज सेवा करना, सोशल वेलफेयर करना, जैसे कि एनजीओज हो गए आपके, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन इनको फॉलो करती है।
या फिर जो आपके प्रोफेशन है जैसे कोई सीए, डॉक्टर, लॉयर, टीचर है ना, कोई भी प्रोफेशन है, वो लोग इस तरीके से अपनी क्या कर सकते हैं, अकाउंट्स बना सकते हैं, कैश और रिसिप्ट, उनकी जो रिसिप्ट या जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं उनको लिख सकते हैं। क्लियर, सिंपल। चलो एक आंसर के साथ मैंने आपको एक और नया क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 5th वाले में एक ये भी डिस्कस कर लिया और कैश बेसिस कौन बनाता है ये भी डिस्कस कर लिया, है ना। 2 आंसर बता दिए, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बना के डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो अब इसी बात पे जल्दी से लाइक शेयर कर दो, इसी बात पे एक लाइक हो जाए जल्दी से और शेयर कर दो फटाक से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है भाई, जल्दी से लाइक तो बनता ही बनता है, बिल्कुल जल्दी से लाइक शेयर कर दो और जल्दी से शेयर कर दो भाई, अपने दोस्तों को भी बता दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बेचारे वो भी पढ़ लेंगे, आपके बेस्ट फ्रेंड भी पढ़ लेगा, आपके क्लासमेट्स भी पढ़ लेंगे। जल्दी से सबको क्या कर दो, शेयर कर दो। कर दिया, लाइक शेयर कर दिया ना, चलो ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्या लिखा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैश बेसिस एंड अक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, क्या डिफरेंस है दोनों में ये मुझे बता दो, बता दो क्या डिफरेंस है। देखो कौन सा है, ये शॉर्ट आंसर है, ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स तो आपको बताने पड़ेंगे, तो बता दो कि क्या डिफरेंस है। तो आइए इनके पहले हम डिफरेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं। 2 पॉइंट्स में आपके डिफरेंस है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड अंडर अक्रूरल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। यदि आप अक्रूरल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हो तो जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट्स कि आप कैश और क्रेडिट दोनों ही तरीके के जो ट्रांजैक्शंस होंगे उनको रिकॉर्ड करोगे। क्लियर। ऑन द अदर हैंड यदि हम बात करें किसकी, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम कैश बेसिस या फिर कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते। पहला डिफरेंस समझ में आ गया, आसान था, इजी था, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो दूसरा क्या बोल रहा है, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स आर डिस्टिंग्विश अंडर द एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। भाई यदि एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हो तो इसमें आपको क्या है, कैपिटल और रेवेन्यू के जो आइटम्स हैं ये आपको सेपरेट सेपरेट दिख जाएंगे, ठीक है। कैपिटल मतलब कौन से आपके लॉन्ग टर्म के ट्रांजैक्शंस हैं, और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन या रेवेन्यू आइटम मतलब कौन से अपने शॉर्ट टर्म के ट्रांजैक्शंस हैं ना, कम समय के, 1 साल से कम के, और कैपिटल मतलब लंबे समय के ट्रांजैक्शंस कौन से, वो सारे आपको अलग से स्पष्ट तरीके से दिख जाएंगे यदि एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को आप फॉलो कर रहे होंगे तो। समझ गए। फिर है अंडर कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है भाई, नो सच डिस्टिंक्शन इज मेड। वहां पे ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, ना आपको कैपिटल का ट्रांजैक्शन समझ आएगा ना रेवेन्यू का ट्रांजैक्शन। आप डिफरेंट ही नहीं कर पाओगे, आप उनको डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे कि कैपिटल का कौन सा है और रेवेन्यू का ट्रांजैक्शन कौन सा है। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप हर चीज को कैश के नजरिए से देखते हो कि भाई पैसा कैश, बस कैश होना चाहिए, भले वो कैपिटल का और रेवेन्यू का, डजंट मैटर, कोई डिस्टिंग्विश बिटवीन वहां नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कैश की बात होती है। समझ गए किसमें, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में। क्लियर, समझ में आ गया सबको क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे पूछ रहा है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। भाई अब इसकी कुछ बुराई बता दो, है ना, कैश जो आपका है कैश बेसिस, इसके कुछ क्या बता दो भाई डिसएडवांटेजेस, इसके क्या क्या आप कह सकते हो बुराइयां, ड्रॉबैक्स, है ना, इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स है ये आपको बताने हैं किसके, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के। बता दो भाई जल्दी से बता दो क्या होंगे। तो इसका क्या डिसएडवांटेज है कि भाई इसमें हम क्या नहीं बता पाते, अपनी सही प्रॉफिट या लॉस को नहीं बता पाते, ये आपका पहला एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, तो आइए हम देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं इसके। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कुछ इस प्रकार से है, 2 आपको दिए हैं। सबसे पहले क्या बोला है, इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन। वही मैंने बताया कि इस बेसिस को यदि आप फॉलो कर रहे हो तो भाई आप अपना सही फाइनेंशियल पोजीशन, सही प्रॉफिट या फिर सही लॉस या फिर अपनी सही पोजीशन नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे, क्योंकि इसमें आप अपने क्रेडिट वाली चीजों को तो रिकॉर्ड ही नहीं करते हो। और भाई हर कंपनी कैश के बेसिस पे नहीं चलती, मैक्सिमम ऑफ द कंपनीज में जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रेडिट नेचर के होते हैं ना, उधारी पे भी कंपनी चलती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैश पे ही चलेंगी। इसलिए ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है कि इसमें आप क्या नहीं दिखा पाते हो, अपनी सही फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिखा पाते हो, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को नहीं शो कर पाते हो। क्लियर, क्यों? क्योंकि हर कंपनी कैश में नहीं क्रेडिट पे भी डील करती है और क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन की यहाँ कोई एंट्री नहीं है। समझ गए, पहला इसका डिसएडवांटेज। अगला क्या है, इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल। इसमें हम मैचिंग प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं करते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल अगेन जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था क्या होता है मैचिंग प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको अपने इस पर्टिकुलर ईयर
के एक्सपेंसेस और रेवेन्यू क्या होने चाहिए, आपके मैच होने चाहिए। ओके, लेकिन यदि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हो, इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, इस साल जो आपको कैश रिसीव हुआ या जो आपने पे किया सिर्फ वही दिखा रहे हो। कुछ यदि पिछले साल का था तो वो भी दिखा रहे हो, लेकिन ये गलत है क्योंकि पिछले साल का एक्सपेंस आपको इस साल नहीं दिखाना है, वो आपको उसी साल में दिखाना था। लेकिन क्योंकि आपको आज कैश रिसीव हुआ है, पिछले साल का कोई कैश था वो आज रिसीव हुआ है, तो आप आज शो करोगे। लेकिन इस तरीके से यदि देखेंगे तो हमारा मैचिंग प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा, ये फॉलो नहीं होगा क्योंकि पिछले साल के एक्सपेंसेस को कहाँ दिखाना था, पिछले साल ही दिखाना था। क्लियर, समझ गए, ये दो है क्या डिसएडवांटेज। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड इनकम। भाई देखो, डिफरेंस तो पूछा है, पिछले क्वेश्चन में भी पूछा था, मतलब पिछले के पिछले में एक बार और डिफरेंस आपसे पूछा था, इसमें भी आपसे डिफरेंस पूछा है, लेकिन क्वेश्चन में बहुत ही स्पेसिफिकली आपको देके रखा है कि जो डिफरेंस आपको बताना है किस बेसिस पे बताना है, रिकॉर्डिंग एंड इनकम। इनकम को रिकॉर्ड कैसे करते हो उस हिसाब से आपको दोनों में डिफरेंस बताना है। क्लियर, जब मैंने आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बताया था, जो पूरा चैप्टर में लेकर आई थी, उसमें जो कॉन्सेप्ट वाइज मैंने पढ़ाया था, जब मैंने आपको डिफरेंस बताया था तो वहां पर मैंने आपको क्लियरली बोला था कि जब आप डिफरेंस पढ़ते हो, किसी भी चीज के बारे में जब डिफरेंस पढ़ रहे हो तो हमेशा बेसिस के आधार पर पढ़ना। ये जो बेसिस होता है ना, कहाँ गए ये, नॉट दिस, ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है, ये जो दिया ना बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड इनकम, मतलब इस पर्टिकुलर बेसिस। तो जब भी डिफरेंस पढ़ो ना, बेसिक के हिसाब से पढ़ना कि किस बेसिस पे क्या डिफरेंस बता रहे हो, ठीक है। इसलिए क्या हो, क्योंकि क्वेश्चन में भाई देखो अब यहाँ पे ये देके रखा है, अब मान लो डिफरेंस तो आपने याद किए थे मगर इस पॉइंट से रिलेटेड आपने याद नहीं किया था तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, सारे बेसिस के हिसाब से डिफरेंस आपको याद करने या फिर समझने हैं, सो दैट यदि क्वेश्चन में इस तरीके से आपसे पूछ लेंगे कि इस बेसिस पे डिफरेंस दिखाओ, तो आप क्या हो, कंफ्यूज ना हो, आपको फटाक से याद आ जाए, ठीक है। तो बता दो, रिकॉर्डिंग एंड इनकम के हिसाब से यदि हम दोनों में डिफरेंस देखें तो क्या डिफरेंस होगा भाई, कुछ इस तरीके से आपको डिफरेंस आएगा। आइए इसको रीड करते हैं। अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ओनली दोज इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हिच आर रिसीव्ड इन कैश, ठीक है। तो इनकम के बारे में पूछा था, है ना, इनकम से रिलेटेड डिफरेंस बताना था। तो भाई जाहिर सी बात है कि यदि आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ कौन सी इनकम को रिकॉर्ड करोगे, जो आपको कैश में रिसीव हुई है, राइट, जो कैश में रिसीव हुई है सिर्फ उन्हें रिकॉर्ड करोगे, बाकी किसी को नहीं करोगे। ऑन द अदर हैंड यदि आप अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को देखो तो ऑल इनकम, सारी इनकम which related to the accounting period are recorded irrespective of the fact whether cash is received or not। यदि आप accrual accounting या accrual basis of accounting को follow कर रहे हो तो फिर आप इनकम को कैसे रिकॉर्ड करोगे, कैश के बेसिस पे नहीं, क्रेडिट के बेसिस पे भी कर दोगे, ठीक है। कैश में रिसीव हुई है तो भी करोगे, क्रेडिट में अगर आपको रिसीव है कोई इनकम तो वो भी आप रिकॉर्ड करोगे। क्लियर, समझ आ गया डिफरेंस, ओके। इस वाले बेसिस पे, रिकॉर्डिंग एंड इनकम के बेसिस पे हमने देख लिया डिफरेंस। क्लियर, समझ आ गया। चलो जल्दी से आप लाइक शेयर कर दो, फिर हम बढ़ेंगे अगले वाले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से एक लाइक और जल्दी से शेयर कर दो भाई, सभी स्टूडेंट्स कर दिया, फटाफट लाइक शेयर कर दिया। चलो ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई काफी लंबा सा क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है, समझना है और फिर आंसर देना है। चलो इसको पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। If office rent for the month of December is paid in January, भाई आपके ऑफिस का रेंट था, है ना, किराया था जो दिसंबर का था, लेकिन आपने कब पे किया, जनवरी में, अगले साल, है ना, दिसंबर का था लेकिन आपने अगले साल जनवरी में पे किया। फिर बोल रहा है इट वुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ फर्म इन जनवरी। तो अब आपने क्या किया, जो कंपनी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स थी वहां पर उन्हें रिकॉर्ड कब किया, जनवरी में ही किया, मतलब जब रिसीव हुआ तभी रिकॉर्ड किया था। ये कहाँ का, पिछले साल का था, है ना, पिछले वर्ष का ये रेंट था, दिसंबर 2018 का था, लेकिन रिसीव कब हुआ, दिसंबर में हुआ, तो इन्होंने रिकॉर्ड भी कब किया, जनवरी में किया, है ना, रिसीव जनवरी में हुआ तो रिकॉर्ड भी जनवरी में किया। फिर क्या बोल रहा है, सिमिलरली सेल ऑफ गुड ऑन क्रेडिट इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी में आपने क्या किया, गुड्स को बेचा क्रेडिट पे, है ना, क्रेडिट पे गुड्स को बेच रहा है, ठीक है, क्रेडिट पे गुड्स को बेचा जनवरी में है, लेकिन इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन जनवरी, लेकिन जनवरी में तो बेचा लेकिन आपने इसको जनवरी में नहीं रिकॉर्ड किया। कब रिकॉर्ड किया आपने इसको, अप्रैल में रिकॉर्ड किया, है ना, जनवरी में बेचा और रिकॉर्ड आपने अप्रैल में किया। 2019 व्हेन द पेमेंट ऑफ सेल इज रिसीव, मतलब अप्रैल में जब आपको सेल करने पे जब पेमेंट मिल गई थी तब आपने इसको रिकॉर्ड किया। क्लियर, समझ गए। आपसे बोला है आइडेंटिफाई द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज्ड इन द अबव स्टेटमेंट एंड classify is it a more appropriate
क्लैरिफाई इज इट अ मोर अप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो किया है इस पर्टिकुलर कंपनी ने। जिस भी कंपनी की बात हो रही है उसको आपको बताना है कि उसमें किस पर्टिकुलर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो किया है। बता दो भाई। देखो 2-3 चीजें हैं यहाँ पे दिमाग लगाने की, ठीक है। 2-3 चीजों पे आपको दिमाग लगाना है। क्या क्या लगाना है? देखो दिसंबर में आपने क्या करा, दिसंबर में आपने दिसंबर का जो रेंट था वो आपने भाई जनवरी में पे किया, जब आपको क्या मिल गया, पैसा मिल गया। जब पैसा मिल गया तब आपने किया। अगली चीज क्या बोली है, सेल आपने कब करी, जनवरी में। जनवरी में आपने सेल करी, लेकिन रिकॉर्ड कब करी, अप्रैल में, क्योंकि यहाँ पे भी क्या मिल गया, कैश। देखो जनवरी में भी कैश मिल गया और अप्रैल में भी जब कैश मिला तब रिकॉर्ड करी, ठीक है। दिसंबर का जो रेंट था जनवरी में पे किया, क्योंकि जनवरी में कैश आपने दिया। उसके बाद जो जनवरी में आपने सेल करी उसको आपने अप्रैल में रिकॉर्ड करी, क्योंकि अप्रैल में आपको कैश मिल गया, है ना। और एक और चीज क्या बोली है, जो सेल है वो क्रेडिट पे हुई है, क्रेडिट पे सेल हुई है और आपने इसको नहीं रिकॉर्ड करी। कब रिकॉर्ड करी, जब कैश मिल गया, दैट इज अप्रैल। तो बता दो कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपको लग रहा है, बताओ कौन सा लग रहा है भाई। रिकॉर्डिंग कब कर रहे हैं ये लोग, जब इनको कैश मिल रहा है। मतलब इनको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है इनको कि कौन से ईयर का है, कौन से साल का है, ये लोग कोई मतलब नहीं रख रहे हैं। ये लोग बस मतलब किस पे रख रहे हैं, कैश पे, कि भाई जब कैश मिल जाए तभी रिकॉर्ड करो। क्रेडिट पे सेल करी थी तो इन्होंने रिकॉर्ड नहीं करी। देखो क्रेडिट पे सेल कब करी थी, इन्होंने जनवरी में करी थी। ये देखो सेल ऑफ गुड क्रेडिट पे इन्होंने जनवरी में करी थी, लेकिन इन्होंने जनवरी में इसको नहीं दिखाई। देखो ये है जनवरी, यहाँ पे इन्होंने सेल करी थी क्रेडिट पे, उधार पे, है ना। यहाँ पे कब करी थी, क्रेडिट पे करी थी, लेकिन इन्होंने रिकॉर्ड नहीं करी। रिकॉर्ड कब करी, अप्रैल में करी, जब इनको सेल पे कैश मिल गया तब रिकॉर्ड करी। तो समझ रहे हो, सिर्फ इनने कैश वाले चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कब, जब कैश मिल रहा है तब रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्रेडिट की चीजों को ये लोग रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं। क्रेडिट वाली चीजें जब हो रही है जब ये लोग रिकॉर्ड नहीं कर रहे। तो इट मींस कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो हो रहा है। अब लगा लो दिमाग, पूरा एक्सप्लेन कर दिया, पूरा आपको बता दिया मैंने। अब बता दो क्या आंसर होगा, वरना मैं बताऊं। बताओ, सारा एक्सप्लेन कर दिया है, बता दो क्या लग रहा है आपको। कैश पे पूरा फोकस है, क्रेडिट वेट से इनको कोई मतलब नहीं है। इट मींस माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या फॉलो कर रहे हैं, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज्ड इन दिस केस इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। भाई जाहिर सी बात है ये क्या फॉलो कर रहे हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को। इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट बेसिस, लेकिन इसकी थोड़ी सी बुराई भी लिख दी इन्होंने, है ना। भाई इस पूरे केस में तो क्या है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो हो रहा है, ये तो हमने और आपने देख लिया। लेकिन ये भी लिखा है कि ये एक अप्रोप्रिएट बेसिस नहीं है, ये सही बेसिस नहीं है। क्यों, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे इसने मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया एंड अक्रूअल कॉन्सेप्ट को भी फॉलो नहीं किया। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, भाई इस साल के दिसंबर के खर्चे थे आपके, तो इसी साल रिकॉर्ड करना था, अगले साल क्यों दिखा रहे हो। ऑन द अदर हैंड, ये आपको जनवरी में क्रेडिट में सेल्स हुई थी तो आपको यहीं पे दिखानी थी, जनवरी पे ही दिखानी थी, आपने कब दिखाई, अप्रैल में दिखा रहे हो। तो ये एक मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर, समझ गए, समझ आया अच्छे से, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। केस वाला क्वेश्चन था आपका, ठीक है, एक केस दे के रखा था, उससे रिलेटेड आपको आंसर देना था। क्लियर, बढ़े आगे वाले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाऊं, चलो ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट अ बेटर बेसिस फॉर डिपिक्टिंग द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। क्या बोल रहा है कि जो आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है ये एक बेटर तरीका नहीं है, है ना। बेटर तरीका नहीं है किसका, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को देखने का, एक सही तरीका नहीं है। क्या आप इससे एग्री करते हैं, क्या आप इससे राजी हैं। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, अपने आंसर के सपोर्ट में आपको रीजन भी देना है। बता दो क्या लग रहा है आपको, क्या ये सही है, आप इससे एग्री हो, बता दो मुझे। यदि हो तो फिर रीजन भी दे दो फटाक से, बता दो क्या रीजन है। यदि आप एग्री हो, नहीं हो, जो भी हो भाई, अपने रीजन के साथ, अपने रीजन के साथ बताओ। एग्री हो तो भी बताओ, नहीं भी हो तो भी बताओ, रीजन भी दो। क्वेश्चन में दिया है आपको, बता दो। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट अ बेटर बेसिस फॉर डिपिक्टिंग द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो ये बात तो बिल्कुल सही बोली है इसने, है ना। पिछले क्वेश्चन पे भी मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, बात तो सही है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो सही फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिखाता, ये बात तो बिल्कुल सही कही है। लेकिन अब इसका रीजन क्या होगा बता दो। चलो तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका रीजन देख लेते हैं क्या होने वाला है। देखो इसका रीजन ये, इसका आंसर है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट अ बेटर बेसिस फॉर डिपिक्टिंग द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। बिल्कुल हम इस चीज से राजी हैं, बिकॉज क्यों, रीजन भी दिया है, इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू
ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि भाई इसमें सही प्रॉफिट और लॉस का आप नहीं देख सकते आपकी पोजीशन और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, ठीक है। क्यों? बिकॉज इट इग्नोर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव इन एडवांस, क्योंकि इन सब चीजों को ये इग्नोर करता है ना। एडवांस में कोई चीज आपको रिसीव हो गई, आपने कुछ प्रीपे कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया, या फिर आपके एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, इन सब से रिलेटेड आप कोई ट्रांजैक्शन शो नहीं करते हो, कोई एडजस्टमेंट नहीं दिखाते हो, सिर्फ कैश 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 की बात करते हो। और बिजनेस हमेशा कैश में नहीं चलता, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन आउटस्टैंडिंग भी होते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन बिजनेस एडवांस में भी कर देता है, प्रीपेड भी होते हैं, और बहुत सारे बिजनेस में इनकम अक्रूड भी रहती है, या फिर आप कह सकते हो कहाँ गया वो अक्रूड इनकम, राइट। बहुत सारे बिजनेस की जो इनकम है वो अक्रूड नेचर की भी होती है। तो इस वजह से आप ये सब बिजनेस के बारे में तो दिखा नहीं रहे हो, सिर्फ कैश दिखा रहे हो, इसलिए ये आपकी सही पोजीशन नहीं दिखा पाता। क्लियर? समझ आ गया क्वेश्चन विद रीजन? ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। आपको बस स्टेटमेंट लिखना है और फिर बिकॉज लगा के अपना रीजन आपको शो करना है। क्लियर? समझ गए? चैप्टर समझ आ गया, पूरे आंसर्स आपको समझ आए। इंपॉर्टेंट वाले थे, एक बार और इनको चाहो तो रिवाइज कर लेना। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसकी और अभी प्रैक्टिस आप लोग कर लेना, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4। अभी हम दोबारा फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ नए कॉन्सेप्ट नए क्वेश्चंस दोबारा लेकर आऊंगी। तो बस डेली क्लासेस में जुड़ना जरूर, मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री एंड 100% क्वालिटी एजुकेशन। सीबीएसई के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी देते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स या स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कराते हैं। रिविजन के लिए क्रैश कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हमारे कोर्सेज देखने के लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनल से देख लें, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, या डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाकर भी आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कर लेना, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। क्लास पसंद आई होगी जरूर, आई होप कि पसंद तो आई होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, जल्दी से लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए एंड टेक केयर।